everyone, so in today's video we are going to start a new chapter of commercial law, which is chapter number 16 as per my book, and the name of the chapter is Rights of an Unpaid Seller and Auction Sale. तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में ना राइट्स ऑफ अनपेड सेलर पढ़ना है। हर टाइप का राइट अनपेड सेलर का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं इसका क्रिस्प ओवरव्यू दे दूँ। मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? अनपेड सेलर एक ऐसा सेलर होता है जिसे सारा प्राइस नहीं मिला होता, जितना टेंडर में लिखा गया होता है, सारा जो प्राइस होता है उसे नहीं मिला होता। द बायर हैज़ नॉट पेड द फुल प्राइस। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ए सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 टू बी। ए ने बी को 10,000 के गुड्स बेचे। ए ने बी को 10,000 के गुड्स सेल करे, ठीक है। बी ने पे करे 6,000। ए अभी भी 4,000 उसको मिलने रहते हैं, तो ए जो है वो अनपेड सेलर हो गया। ए क्या हो गया? अनपेड सेलर। एक ऐसा सेलर जिसको भी सारा पे आउट नहीं करा गया। कंडीशनल पेमेंट फेल्स। या तो जो कंडीशनल पेमेंट है वो फेल हुई होगी। सेलर रिसीव्ड चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। सेलर को चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी चीज़ें मिलती हैं, बट इट गॉट डिसऑनर्ड। जब वो बैंक में गया, उस चेक को या फिर उस बिल को दिखाकर पैसे लेने की बारी आई, तो वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। इस वजह से वो अनपेड सेलर बन गया। एग्जाम्पल है, बायर गेव चेक ऑफ 20,000। खरीदार ने सेलर को 20,000 का चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। अब सेलर जो अनपेड सेलर बन गया। हु कैन एक्ट एज अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर की तरह कौन एक्ट कर सकता है? अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ सेलर कैन यूज दीज राइट्स। जो सेलर की पोजीशन में है वो इन राइट्स को यूज़ कर सकता है। जैसे कि सेलर का एजेंट, सेलर का एजेंट भी बन सकता है। पर्सन होल्डिंग बिल ऑफ लेडिंग, जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग है वो इसका हेड बन सकता है, मीन्स वो इसके अनपेड सेलर कहला सकता है। तीसरा है कंसाइनर। अब सेलर का एजेंट तो हम समझ के क्या है कि जो सेलर के बिहाफ के ऊपर पैसे रिकवर करवा रहा है, वो तो हो गया सेलर का एजेंट। अब बात करते हैं पर्सन होल्डिंग बिल ऑफ लेडिंग एंड कंसाइनर की। सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे बिल ऑफ लेडिंग के बारे में। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ शिपिंग कंपनी। जब शिपिंग कंपनी एक डॉक्यूमेंट ही देती है, व्हेन गुड्स आर लोडेड ऑन अ शिप, जब उनकी शिप के ऊपर गुड्स को लोड किया गया होता है। इट एक्ट्स एज प्रूफ दैट गुड्स आर रिसीव्ड। ये एक ऐसा प्रूफ है कि हाँ भाई हम शिप कंपनी है, हमें आपके गुड्स मिले थे। रिसीट ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप, टाइटल। हूएवर लीगली होल्ड्स द डॉक्यूमेंट कैन क्लेम द गुड्स। जो शिपिंग कंपनी है वो सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रही है, बट द बिल ऑफ लेडिंग डिसाइड करता है हु हैज़ अ लीगल राइट टू रिसीव द गुड्स। जिन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाया जा रहा है वो कौन रिसीव करेगा, वो डिसाइड करता है बिल ऑफ लेडिंग। द शिपिंग कंपनी विल डिलीवर गुड्स ओनली टू द पर्सन हु शोज द वैलिड बिल ऑफ लेडिंग। जो आपको शिपिंग एज अ शिपिंग कंपनी जो भी आपको बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगा, आप उसे गुड्स डिलीवर करोगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है। सबसे पहले सेलर जो है वो गुड्स को शिप कर देता है, फिर शिपिंग कंपनी इशू करती है बिल ऑफ लेडिंग। शिपिंग कंपनी गिव द डॉक्यूमेंट टू ए, वो उस इंसान को दे देगा जिसने, ए ने जो सेलर था जिसने गुड्स भिजवाए थे बी के लिए, ठीक है। अब वो उसको बिल ऑफ लेडिंग काट के दे देगा ए को। अब ए क्या करेगा? ए उसे बी को दे देगा। शिपिंग कंपनी इशूज अ बिल ऑफ लेडिंग। जो शिपिंग कंपनी है वो एक डॉक्यूमेंट जारी करेगी ए के नाम पर, जो कि है बिल ऑफ लेडिंग। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ करता है गुड्स वर लोडेड ऑन द शिप, गुड्स शिप के ऊपर लोड किए गए हैं। एंड हु हैज़ कंट्रोल राइट ओवर द गुड्स, और इन गुड्स के ऊपर किसका राइट है बाहर आने से पहले और बाहर जाने के बाद भी, शिप से बाहर जाने के बाद भी। हु कैन क्लेम द गुड्स। अब गुड्स कौन क्लेम करेगा? सपोज बायर हैज़ नॉट पेड येट। जो खरीदार है यानी बी, उसने सारे पैसे नहीं पे करे। सेलर ट्रांसफर द बिल ऑफ लीडिंग टू अ बैंक। फिर जो ए था उसने बिल ऑफ लीडिंग किसे दिया? बैंक को दे दिया। गुड्स रीच द डेस्टिनेशन, गुड्स अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। नाउ द शिपिंग कंपनी विल नॉट सिंपली हैंड ओवर द गुड्स टू द बायर। वो बी को नहीं देंगे। दे विल आस्क हु हैज़ द बिल ऑफ लीडिंग। वो पूछेंगे बिल ऑफ लीडिंग किसके पास है। द पर्सन होल्डिंग द डॉक्यूमेंट कैन लीगली क्लेम द गुड्स। सो बैंक उन गुड्स को ले सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन हु सेंड्स द गुड, जो गुड्स को भेजता है। सिंपली सेंडर ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल लो, ए सेंड्स 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी। ए ने बी को 100 बैग्स दिए राइस के। ए यहाँ पर कंसाइनर है, बी यहाँ पर कंसाइनी है। इसने भेजा है और इसने रिसीव करने हैं। सो इसी तरीके से ये जो तीनों लोग हैं ये सेलर की पोजीशन पर आ सकते हैं।
एक तो जो कंसाइनर जो गुड्स भेज रहा है वो सेलर हो गया, जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग है वो भी सेलर हो सकता है क्योंकि वो उन गुड्स को लेकर बेचेगा। एक तो सेलर का एजेंट, वो भी सेलर का काम ही करता है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अगर हम बात करें ना हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक की कि अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं, तो वो 2 टाइप्स के हैं। पहला है राइट अगेंस्ट गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट राइट, जिसमें हम पढ़ेंगे राइट ऑफ लियन। लियन में क्या राइट होते हैं या फिर लियन का क्या राइट होता है उसे हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी नई चीज़ है क्योंकि ये जिस चैप्टर में आया था बेलमेंट एंड प्लेज वो हमने नहीं करा, वो हमने छोड़ा है, इसलिए आपके लिए ये चीज़ नहीं है, न्यू है आपके लिए। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये इजी है, नाम से पता चल रहा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देन थर्ड आता है राइट ऑफ रीसेल, ये भी काफ़ी इजी है, नेम से पता चल रहा है। दूसरा आता है राइट्स अगेंस्ट बायर पर्सनली, बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स होते हैं उसके पर्सनली। सूट फॉर प्राइस, उसके लिए प्राइस के लिए सूट किया जा सकता है, चाहे वो डैमेजेस भी मांग सकता है अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है या फिर उसने रिफ्यूज़ करा है लेने से गुड्स को। सूट फॉर रेपुडिएशन। नेक्स्ट है सूट फॉर इंटरेस्ट। राइट, स्टार्ट करते हैं राइट अगेंस्ट गुड्स के ओवरव्यू से। राइट ऑफ लियन सबसे पहले हम देखेंगे, ये सेक्शन 47 से 49 तक आता है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू लर्न सेक्शंस बिकॉज सेक्शंस बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है। राइट ऑफ लियन का मतलब है, सबसे पहले लियन का मतलब देखो, लियन मीन्स राइट टू कीप पोजेशन ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स की पोजेशन रखने का राइट रखते हैं, मीन्स हाँ गुड्स को हम अपने पास रख सकते हैं, उसको लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लियन बोलते हैं। अनटिल फुल प्राइस इज पेड, जब तक पूरा पैसा नहीं पे किया जाता, ठीक है, जब तक पूरा पैसा नहीं पे किया जाता। सेलर कैन रिटेन गुड्स इन हिज पोजेशन, सेलर जो है वो इस कारण से, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मिला, इस कारण से वो इन गुड्स की पोजेशन को अपने पास रख सकता है। यहाँ पर किसके पास पोजेशन की बात करें? सेलर के पास पोजेशन की बात कर रहे हैं। कंडीशंस व्हेन लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड, अब किन केसेस में जो सेलर है वो लियन एक्सरसाइज कर सकता है? लियन का मतलब है जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाती वो अपने पास गुड्स रख सकता है, इसी को लियन बोलते हैं। और किन केसेस में जो हमारा सेलर है वो ये चीज़ कर सकता है? सेल विदाउट क्रेडिट, गुड्स सोल्ड विदाउट टाइम फॉर पेमेंट, अगर तो गुड्स बिके हैं और हमारे बायर ने हमसे पेमेंट के लिए टाइम नहीं मांगा, वी हैव नॉट गिवन टाइम, तब हम ये चीज़ कर सकते हैं। खुद देखो, अगर हम उसने कम से समय मांगा होता तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते थे, हम पोजेशन अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ी देर बाद हमें पैसे दे देगा, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं करी, तब हम लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट टाइम एंडेड, गुड्स ना उधार पे खरीदे गए थे लेकिन उधार देने का समय भी निकल चुका है, इस वजह से हम लियन एक्सेस कर सकते हैं, उन गुड्स को अपने पास रख सकते हैं। बायर इज बिकम इंसॉल्वेंट, अगर हमारा बायर का दिवालिया ही निकल जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है या फिर डेट्स को पे करने के लिए अनेबल हो जाएगा, तो वो उनको खरीद भी नहीं पाएगा, पूरी पेमेंट भी नहीं कर पाएगा, इस वजह से हम लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, लियन एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस, जब प्राइस का नॉन पेमेंट होता है तभी लियन एक्सरसाइज की जाती है। पार्ट पेमेंट डजेंट एंड लियन, अगर पार्ट पेमेंट भी हुई होती है ना तब भी लियन को एंड नहीं करते, क्योंकि लियन की ये खासियत होती है कि फुल पेमेंट होनी चाहिए प्राइस की। सेलर में एक्सरसाइज लियन इवन एज बेली और एजेंट, सेलर लियन को एक्सरसाइज कर सकता है एक बेली और एजेंट की तरह भी। सबसे पहले तो लियन का मतलब होता है सेलर कीप्स पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल पेमेंट इज मेड, बट समटाइम्स द सेलर मे नॉट होल्ड गुड्स एज ओनर, कई बार वो गुड्स को ओनर की तरह भी नहीं रख पाता, वो किस तरीके से रखता है? एक एजेंट की तरह और एक बेली की तरह। स्टिल वो लियन एक्सरसाइज कर सकता है एज ए बेली भी और एज ए एजेंट भी। अब बेली का मतलब क्या है? बेली इज अ पर्सन हु टेम्परेरीली कीप्स गुड्स बिलोंगिंग टू समवन एल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बेसिकली इसका मतलब ये है, जब हम किसी के गुड्स, किसी और ओनर के गुड्स अपने पास रखते हैं, अपनी उसकी पोजेशन अपने पास रखते हैं विदाउट ओनरशिप फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसकी रिपेयर करनी है या चाहे हमें ज़रूरत है, कोई भी कारण हो सकता है, उसे हम बेली बोलते हैं। एग्जाम्पल है रिपेयर शॉप, वेयर हाउस कीपर, ट्रांसपोर्टर। एग्जाम्पल इन अनपेड सेलर देखो, ए सोल्ड गुड्स टू बी, आफ्टर सेल बी आस्क्ड ए प्लीज़ कीप द गुड्स इन योर वेयर हाउस फॉर फ्यू डेज, फिर वो कहता है कि तुम ना इन गुड्स को अपने
वेयर हाउस के अंदर रख लो कुछ समय के लिए. नाउ ए इज कीपिंग गुड्स फॉर बी, सो ए इज एक्टिंग एज अ बेली. यहाँ पर ए जो है वो बेली की तरह काम कर रहा है. बट बेली के केस में मान लो पेमेंट अभी भी स्टिल अनपेड है, बी ने पूरे पैसे नहीं दिए थे. देयरफॉर ए कैन स्टिल रिफ्यूज टू डिलीवर गुड्स एंड एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन. इस केस में वो एज अ बेली भी, अब यहाँ पे वो ओनर नहीं है इस गुड्स का, सेल हो चुकी थी लेकिन पैसे नहीं उसने दिए बी ने पूरे. इस केस में एज अ बेली वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है. एज एजेंट देखो, एन एजेंट इज अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन. एक ऐसा इंसान जो दूसरे के बिहाफ के ऊपर काम करता है. एग्जाम्पल देखो, ए इज अ सेलिंग एजेंट ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी है, उसमें ए एक सेलिंग एजेंट की तरह काम करता है. ही हैज़ पोजेशन ऑफ गुड्स फॉर सेल. उसके पास कुछ गुड्स हैं, कुछ गुड्स की पोजेशन है बेचने के लिए. बायर परचेजेस गुड्स बट डजंट पे द फुली. यहाँ पर बायर को वो भेज देता है, मान लो बी को दे देता है, लेकिन वो उसे पूरे पैसे नहीं देता. इवन दो ए इज ऑन द ओनली एजेंट एंड नॉट रियल ओनर. वो सिर्फ एक एजेंट है लेकिन ओनर नहीं है उन गुड्स का. ओनर को कंपनी ही होगी. ही मे स्टिल एक्सरसाइज लियन ऑन बिहाफ ऑफ सेलर. यहाँ पर वो एज अ एजेंट भी लियन को एक्सेस कर सकता है, उन गुड्स को अपने पास रख सकता है क्योंकि बी ने पूरे पैसे नहीं दिए. एंड वन मोर थिंग, इफ़ पार्ट डिलीवरी इज मेड, मीन्स ए ने बी को 100 बैग्स ऑफ राइस देने थे, उसने अभी तक सिर्फ 70 दिए हैं. लियन कैन स्टिल बी एक्सरसाइज्ड ऑन रिमेनिंग गुड्स. और उसने बी ने सारे पैसे नहीं दिए, उसने देने थे 1 लाख लेकिन उसने दिए हैं 30,000. उसने 70,000 नहीं दिए, तो बाकी के जो 30,000 उसको देने वाला, डिलीवर करने वाले ना, इसका वो लियन कर सकता है पार्ट रिमेनिंग गुड्स का, क्योंकि पार्ट डिलीवरी हुई थी. इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी. अब पार्ट डिलीवरी जो हमने बात करी, मीन्स थोड़ा गुड्स दिए थोड़े नहीं दिए, जो नहीं दिए उनका लियन कर लो, उसके ऊपर लियन एक्सेस कर लो. इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सेलर कैन कीप रिमेनिंग गुड्स अनलेस सर्कमस्टांसेस शो ही वेव्ड लियन. सेलर रिमेनिंग गुड्स को रख सकता है अगर सर्कमस्टांसेस में ऐसा शो नहीं किया गया कि उसने लियन को वेव कर दिया था, मीन्स उसने लियन के राइट को छोड़ दिया था. लॉस ऑफ लियन. अब बात करते हैं कि लियन का लॉस कब कब होता है. बाय डिलीवरी टू कैरियर. अगर आप कैरियर को डिलीवरी कर देते हो तब आप लियन एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपनी तरफ से डिलीवरी कर दी है. इफ गुड्स गिवन टू कैरियर फॉर बायर विदाउट रिजर्विंग ओनरशिप राइट्स, लियन एंड्स. आपने अपने ओनरशिप राइट्स को रिजर्व ही नहीं करा, आपने ओनरशिप दे दी, तो लियन यहाँ पे खत्म हो जाएगा. केस यहाँ पर है वेल्पी वर्सेस गिब्सन का. सेलर डिलीवर गुड्स टू बायर्स शिपिंग एजेंट. जो सेलर है वो बायर के शिपिंग एजेंट को गुड्स दे देता है. लेटर बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. कोर्ट हेल्ड सेलर लॉस्ट लियन. कोर्ट कहता है कि सेलर लियन नहीं चार्ज कर सकता, लियन नहीं एक्सेस कर सकता क्योंकि वन गुड्स वर हैंडेड टू शिपिंग एजेंट. क्योंकि एक बार जब आपने दूसरे इंसान के शिपिंग एजेंट को गुड्स हैंड ओवर कर दिए तब आपने लियन को वेव कर दिया है. बाय डिलीवरी टू बायर. जब आप बायर को डिलीवरी कर देते हो, एक तो हमने बात करी करियर डिलीवरी आपने करी, मीन्स किसी एजेंट को दिए बायर के. अब आप बायर को डिलीवरी दे रहे हो, मैन बायर और इस एजेंट, या तो उसका एजेंट या वो खुद, लॉफुली गेट्स पोजेशन, लियन एंड. जब उन्हें पोजेशन मिल जाती है तो लियन खत्म हो जाता है, लियन एंड हो जाता है. इफ पोजेशन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड डिसेप्शन, लियन नॉट लॉस्ट. लेकिन अगर पोजेशन किसी फ्रॉड डिसेप्शन मीन्स किसी भी गलत काम से उसने पोजेशन ली है बायर ने, तब लियन आप कर सकते हो, लियन तब आपकी खोई हुई नहीं है. बाय वेवर. जब आपने लियन के राइट को ही छोड़ दिया. सेलर वॉलेंट्री गिव्स अप लियन. एक्सप्रेस वेवर आपने एक्सप्रेस करके बताया है वर्ड्स के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में. कॉन्ट्रैक्ट इट सेल्फ सेज सेलर कांट रिटेन गुड्स. अगर कॉन्ट्रैक्ट भी खुद ब खुद बोलता है कि जो सेलर है वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता, तब भी आप लियन छोड़ देते हो. इम्प्लाइड वेवर. सो ये तो हो गया एक्सप्रेस वेवर. एक्सप्रेस वेवर में हमने भी देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि जो सेलर है वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता. अब बात करते हैं इम्प्लाइड वेवर की. इम्प्लाइड वेवर में हम देखते हैं कि सेल ऑन क्रेडिट. अगर आपने उधार के ऊपर गुड्स दिए हैं, इट मीन्स आपने पहले से ही सेल करी है, क्रेडिट सेल करी है, तो ये लियन नहीं है. आपके पास पोजेशन नहीं आ सकती क्योंकि आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है. फ्रेश क्रेडिट गिवन. अगर आपने ताज़ा किसी को उधार दिया है तब भी आप लियन नहीं एक्सेस कर सकते. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेड. जब आपने दूसरी पार्टी से कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया है, जैसे कि चेक हो गया, तो आप लियन एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनसे कंसिडरेशन ले ली है. बाय टेंडर ऑफ प्राइस. अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बाय टेंडर ऑफ प्राइस. इफ़ बायर ऑफर्स फुल प्राइस. अगर जो बायर है
वो पूरा प्राइस ऑफर कर देता है सेलर्स लियन एंड। सेलर की जो लियन है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसने पूरा प्राइस पे कर दिया। वंस लियन इज़ लॉस्ट इट कांट बी रिवाइव अगेन, ये फिर से रिवाइव नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अभी हमने करा था राइट ऑफ लियन, अब हम करेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब है कि हम ऐसा राइट कि हम गुड्स को स्टॉप कर सकते हैं उनके ट्रांजिट के वक्त, जब वो रास्ते में है, एंड रीगेन पोजेशन को वापस ले सकते हैं जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब हमें पता चलता है बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। सेलर आस्क कैरियर नॉट टू डिलीवर गुड्स, जो बेचने वाला है वो अपने कैरियर को बता देगा कि गुड्स को डिलीवर मत करो क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। कंडीशंस फॉर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कब कर सकते हो? जब सेलर जो है वो अनपेड हो, मीन्स उसे पैसा ना मिला हो। प्रॉपर्टी मस्ट हैव पास टू बायर, जो प्रॉपर्टी है वो बायर को पास्ड हो। तो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट में बेसिकली होता क्या है, सेलर ऑलरेडी गुड्स को भेज देता है और बायर को ओनरशिप मिल भी जाती है, लेकिन बायर हो गया इंसॉल्वेंट डिलीवरी लेने से पहले, तो सेलर रोक सकता है ट्रांजिट में ही गुड्स को। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, गुड ट्रांजिट के अंदर होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरियर मस्ट बी इंडिपेंडेंट मिडलमैन। अब जो कैरियर है ना ही ये बायर का होना चाहिए ना ही ये सेलर का होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीन्स दोनों पक्षों का नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों का नहीं होना चाहिए। कैरियर शुड नॉट बी द एजेंट ऑफ सेलर और बायर, ठीक है। व्हेन ट्रांजिट एंड्स सेलर कांट स्टॉप गुड्स आफ्टर ट्रांजिट एंड। अगर ट्रांजिट ख़त्म हो जाती है, मीन्स रास्ते पे बिल्कुल एंड पर आ जाता है और अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, तब जो सेलर है वो गुड्स को नहीं रोक सकता। ट्रांजिट कब रुकती है? जब बायर एंड एजेंट टेक्स डिलीवरी, बायर या फिर उसका एजेंट, बायर और उसका एजेंट डिलीवरी जब ले लेते हैं। कैरियर एक्नॉलेजेस गुड्स आर हेल्ड फॉर बायर, जो कैरियर है वो एक्नॉलेज कर देता है कि गुड्स बायर के लिए आ चुके हैं। पार्ट डिलीवरी मेड इंटेंडिंग फुल डिलीवरी, जो पार्ट डिलीवरी है वो इस इंटेंशन से की गई है कि फुल डिलीवरी ही की जा रही है। कैरियर रॉन्गली रिफ्यूजेस डिलीवरी, मान लो जो आपका करियर है जो इंडिपेंडेंट है, ना ही जो सेलर का है ना ही बायर का है, वो खुद ही गलती से डिलीवरी करने को मना कर देता है। इट मीन्स आपका ये जो ट्रांजिट है ये ख़त्म हो गया है। सबसे पहली चीज़ तो एंडिंग ऑफ ट्रांजिट का मतलब होता है गुड्स आर नो लॉन्गर इन मूवमेंट। आफ्टर ट्रांजिट एंड सेलर कांट यूज़ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जब वो रास्ते में नहीं है, मूवेबल कंडीशन में नहीं है, तो वो उसको स्टॉप भी नहीं कर सकता क्योंकि गुड्स बायर को डिलीवर हो चुके हैं। एग्जांपल देखो, ए ने बी को गुड्स भेजे ट्रक के थ्रू, ट्रक ट्रैवल कर रहा था, गुड्स इन ट्रांजिट थे। जब बी ने गुड्स रिसीव कर लिए, ट्रांजिट खत्म होगी, अब सेलर जो है वो गुड्स को रोक नहीं सकता। नेक्स्ट एक लाइन थी, व्हेन अ पार्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज़ बीन मेड विद द इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग द होल, समटाइम्स सेलर सेंड्स गुड्स इन पार्ट, पहले एक पार्ट भेज दिया, फिर 2 पार्ट भेज दिए, फिर 3 पार्ट भेज दिए। इफ़ फर्स्ट पार्ट इज़ डिलीवर्ड इन सच अ वे दैट इट शोज द एंटायर गुड्स आर मेंट टू बी डिलीवर्ड टू बायर, अगर पहला पार्ट आपने इस तरीके से भेजा है कि ये बायर को डिलीवर हो जाए, देन ट्रांजिट ऑफ होल गुड्स इज ट्रीटेड एज एंडेड, तो पूरा ट्रांजिट का जो किस्सा है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। सेलर कभी भी रिमेनिंग गुड्स को स्टॉप नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहले ही इसी टेंशन से गुड्स डिलीवर करे थे कि मैं सारे गुड्स को डिलीवर कर दूंगा। सिंपल एग्जाम्पल आप खुद रीड आउट कर सकते हो। Now we'll be seeing how stoppage in transit is exercised, which is under section 52 of Indian Contract Act. Taking actual possession, तो यहाँ तो हम एक्चुअल पोजेशन ले लेते हैं या फिर गिविंग नोटिस टू कैरियर, या फिर आप कैरियर को नोटिस दे देते हैं। नोटिस में बी गिवन टू पर्सन हैविंग गुड्स, जिसके पास गुड्स हैं उसको, या फिर टू द प्रिंसिपल कैरियर, या तो जिस डिलीवरी मैन के पास है या तो आप उसको नोटिस दोगे, या फिर जिस कंपनी से आप ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, कोरियर कंपनी, उस प्रिंसिपल कैरियर को आप नोटिस दोगे कि ये गुड्स डिलीवर नहीं करने हैं। अब लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का डिफरेंस क्या है? राइट ऑफ लियन में सेलर ऑलरेडी हैज़ गुड्स, सेलर के पास गुड्स होते हैं, वो उन्हें रोक के रखता है, वो भी इसीलिए क्योंकि पैसे नहीं मिले। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सेलर गुड्स को रीगेन करता है, पहले दे देता है फिर वापस मंगाता है। नॉट नेसेसरी, बायर का इंसॉल्वेंट होना लियन में कोई ज़रूरत नहीं है, बस पैसे नहीं दिए। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बायर का इंसॉल्वेंट होना नेसेसरी है। लियन में पोजेशन रिटेन की जा सकती है और स्टॉपेज में पोजेशन को रिकवर करवाया जा सकता है।
तो रिटेन पोजेशन का मतलब है टू कंटिन्यू कीपिंग द गुड्स विद योर सेल्फ। आप कंटिन्यू कर रहे हो, आपके पास थे और आप अपने पास ही रखोगे, ठीक है। और रिगेन का है टू टेक बैक पोजेशन आफ्टर ऑलरेडी गिविंग गुड्स टू कैरियर। मीन्स पहले आपने दे दी है, फिर आप टेक बैक कर रहे हो, आप रिकवर कर रहे हो गुड्स को, अपने पास रख रहे हो। तो ये डिफरेंस है रिकवर और रिटेन में। लियन को सेलर एक्सरसाइज करता है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट को कैरियर के थ्रू या फिर बेली के थ्रू करवाया जाता है। बेली वो होता है जिसके पास कुछ समय के लिए गुड्स आते हैं और फिर उन्हें वापस ही नहीं करता, और कैरियर के थ्रू हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैरियर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसको कहकर सेलर बायर तक गुड्स नहीं पहुंचाता। राइट ऑफ रीसेल की बात करें तो सेलर रीसेल गुड्स आफ्टर एक्सरसाइजिंग लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब मान लो सेलर ने या तो लियन कर लिया, मीन्स पैसे मिले नहीं, गुड्स दिए नहीं, गुड्स अपने पास ही रख लिए, रिटेन करके रख लिए। पता चला कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने रास्ते से मंगवा लिए, अपने गुड्स वापस अपने पास रख लिए, रिकवर करवा लिए। अब जो गुड्स उसने रखे, यहाँ पर अनपेड सेलर का एक राइट है कि वो इन्हें रीसेल कर सकता है। व्हेन रीसेल इज़ अलाउड, या तो पेरिशेबल गुड्स मीन्स आपको पता है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, या फिर नोटिस गिवन टू बायर एंड बायर स्टिल फेल्स टू पे। आपने बायर को नोटिस दे दिया, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो इसका मैं रीसेल कर दूंगा, और बायर तब भी पे नहीं करता, तब आप रीसेल कर सकते हो। सेलर रिजर्व्ड राइट ऑफ रीसेल इन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें सेलर के पास ये राइट है कि वो रीसेल कर सकता है गुड्स को डिफ़ॉल्ट के केस में। नो नोटिस नीडेड है रीसेल करने के लिए, और कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट के केस में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन है। अब रीसेल के क्या इफेक्ट्स हैं? इफ़ रीसेल आफ्टर नोटिस, अगर आप नोटिस के बाद रीसेल करते हो, सेलर कैन रिकवर लॉस। जिसने किसी और को गुड्स भेज दिए क्योंकि एक इंसान इंसॉल्वेंट हो गया या फिर उसने पैसे नहीं दिए, तो जिस घाटे पे उसने गुड्स बेचे हैं ना, उस घाटे को वो दूसरी पार्टी से लेगी, यानी फर्स्ट बायर से लेगी। बायर कांट क्लेम प्रॉफिट, और जो खरीदने वाला है वो प्रॉफिट क्लेम भी नहीं कर सकता। अगर मान लो दूसरे बंदे को बेच के, उसको ना बेच के, मीन्स ए ने बी को बेचना था, बी हो गया इंसॉल्वेंट, बी दे नहीं पाया, अब ए ने सी को दिया, ए ने बी को देना था 20,000 को, सी को दिया 30,000 का, तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना, बायर इसको क्लेम नहीं कर सकता। इफ़ रीसेल विदाउट नोटिस, तो ये तो हो गया जब नोटिस के साथ आप करते हो, सेलर अपना लॉस बेयर कर सकता है, मीन सेलर को फ़ायदा बेसिकली। अगर आप नोटिस नहीं देते हो, सेलर कांट रिकवर लॉस, सेलर लॉस नहीं ले सकता और बायर प्रॉफिट ले सकता है। मीन्स अगर आप नोटिस नहीं देते ना, तो एज अ सेलर आपका घाटा ही होगा। राइट ऑफ न्यू बायर, नए बायर का क्या फ़ायदा होता है? न्यू बायर गेट गुड टाइटल इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में से अच्छा ही टाइटल मिलता है। एक तो कम पैसे में अगर ले रहा है तो भी बढ़िया, ज़्यादा पैसे में ले रहा है तो भी बढ़िया, दोनों पार्टीज़ के लिए एक ना एक जगह पर फ़ायदा ही फ़ायदा है, या तो बायर का या सेलर का, फर्स्ट बायर का। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अगेंस्ट बायर पर्सनली। पहले हमने करे थे राइट्स अगेंस्ट गुड्स, इसमें राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, जो बहुत इजी थे। अब हम करेंगे राइट्स अगेंस्ट बायर पर्सनली। पहला राइट है स्यूट फॉर प्राइस। सबसे पहले तो प्राइस के लिए स्यूट किया जा सकता है, ये सेक्शन 55 में आता है। सेलर कैन स्यू बायर फॉर प्राइस, प्राइस के लिए सेलर बायर के ऊपर स्यू कर सकता है, मीन्स उसे पूरे पैसे नहीं मिले। प्रॉपर्टी पास्ड टू बायर, यहाँ तो क्या हुआ, उसने अपनी प्रॉपर्टी, उसने ओनरशिप ऑफ गुड्स बायर को दे दी है। बायर रिफ्यूजेस टू पे आफ्टर ओनरशिप ट्रांसफर, जैसे ही ओनरशिप बायर को मिली, बायर ने मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा। सेलर कैन स्यू द प्राइस, जब ओनरशिप दे दी गई हो बायर को, तब प्राइस पेबल ऑन फिक्स्ड डे, इवन इफ गुड्स नॉट डिलीवर्ड और ओनरशिप नॉट पास्ड, अगर गुड्स डिलीवर नहीं हुए और ओनरशिप भी नहीं मिली, सेलर कैन स्यू इफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड पेमेंट डेट, अगर कोई फिक्स्ड पेमेंट डेट थी तब भी ये प्राइस मांग सकता है हमारा सेलर। दूसरा केस आता है स्यूट फॉर डैमेजेस। स्यूट फॉर प्राइस में हमने देखा, एक हमने देखा कि जब एक फिक्स्ड डेट होती है, दूसरा हमने देखा कि जब ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव suit for damages for non-acceptance. If buyer wrongfully refuses to accept good, अगर मान लो खरीदार ने गलती से मना कर दिया कि मैं गुड्स नहीं लूँगा, गलती से, सेलर कैन क्लेम डैमेजेस, सेलर तब भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सेलर को फ़ायदा ही होगा अगर उसने रिफ्यूज़ करा है बायर ने। थर्ड है suit for repudiation of contract, repudiation of contract,
इफ़ बायर कैंसल्स कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डिलीवरी डेट, अगर वो डिलीवरी डेट से पहले कैंसिल कर देता है, बिफोर डिलीवरी डेट वो कैंसिल कर देता है, सेलर हैज़ टू चॉइसेस, फिर सेलर के पास दो चॉइसेस हैं, ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज कंटिन्यूइंग, या तो डिलीवरी डेट का इंतज़ार करे, उसे कंटिन्यू रखें, या फिर ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल एंड स्यू फॉर डैमेजेस, या तो उसको कैंसिल समझ के स्यू कर दे डैमेजेस के लिए। ये दो ऑप्शंस होते हैं रेपुटेशन के केस में। और रेपुटेशन का मतलब होता है जब हम कैंसिल करते हैं। स्यूट फॉर इंटरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव स्यूट फॉर इंटरेस्ट। जनरली इंटरेस्ट कांट बी क्लेम्ड अनलेस, ज़्यादातर तो हम इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते अगर तो एग्रीमेंट में एग्जिस्ट है कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट होगा तो इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, और सेलर गिव्स नोटिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट, या तो सेलर ने इंटरेस्ट चार्ज करने का नोटिस दे दिया है तभी सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा, जनरली इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता। इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखें, गुड सोल्ड ऑन 6 मंथ क्रेडिट, 6 महीनों के उधार पे भेजा, जो सेलर है वो 6 महीनों से पहले उसके ऊपर स्यू नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे उसने पेमेंट करने के लिए टाइम मांगा है। एग्जाम्पल 2 है, बायर फेल्ड टू नॉमिनेट शिप इन FOB कॉन्ट्रैक्ट, जो खरीदार था वो खुद को नहीं दिखा पाया लैडिंग का डॉक्यूमेंट, जिस वजह से सेलर कैन स्यू ओनली फॉर डैमेजेस नॉट द प्राइस, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हुई, इस वजह से सिर्फ डैमेजेस को ही क्लेम किया जाएगा, प्राइस को नहीं क्लेम किया जा सकता बिल ऑफ लैडिंग की वजह से। एग्जाम्पल 3 है, बायर रिफ्यूज डॉक्यूमेंट्स इन CIF कॉन्ट्रैक्ट। CIF कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें बायर ने डॉक्यूमेंट्स को रिफ्यूज़ कर दिया, सेलर कैन क्लेम डैमेजेस ओनली। तो जी CIF का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तीनों का हमें मतलब पता है बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल सेल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? इंटरनेशनल सेल कॉन्ट्रैक्ट है। सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स, इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स की कॉस्ट को लेकर, इंश्योरेंस चार्जेस को लेकर, फ्रेट शिपिंग चार्जेस को लेकर। क्या किसकी ड्यूटी होती है? सेलर की। सेलर अरेंजेस ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस अप टू डेस्टिनेशन पोर्ट। एग्जाम्पल है, A in India sell goods to B in London on CIF basis. A must pay shipping charges, insurance goods, send shipping documents. What does refuses documents here mean? So in international trade, buyer usually first receive bill of lading. सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड में वो बिल ऑफ लैडिंग पाता है। बिल ऑफ लैडिंग हमें पता है कि जो उस शिप में रखे हुए गुड्स लेने वाला है उसके पास बिल ऑफ लैडिंग होगा। इंश्योरेंस पेपर मिलते हैं, इनवॉइस मिलता है, इन्हें हम शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। बायर पेज मनी एंड टेक्स दिस डॉक्यूमेंट, जो खरीदार है वो पैसे देकर इन डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है सो दैट उसे गुड्स मिल जाएंगे। यूजिंग दीज डॉक्यूमेंट्स बायर कैन क्लेम गुड्स एट पोर्ट, पोर्ट में जाके वो गुड्स मांग सकता है। अगर बायर ने डॉक्यूमेंट्स को रिफ्यूज़ कर दिया, मीन्स आई विल नॉट एक्सेप्ट, आई विल नॉट पे फॉर दीज पेपर्स, तो क्या होगा कि सेलर सिर्फ इस कारण से डैमेजेस का ही क्लेम ले सकता है, क्योंकि ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हुई तो पूरा प्राइस भी नहीं ले सकता वो। शेयर्स रिजेक्टेड ऑन डिलीवरी डेट, अगर डिलीवरी डेट के ऊपर शेयर्स रिजेक्ट हो गए, मतलब डैमेजेस हुआ, डैमेजेस इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस हो जाएगा कि शेयर्स रिजेक्ट किए गए। हमने शेयर्स की बात करी थी कि एक शेयर 50 रुपये का खरीदना है और आज मार्केट प्राइस 60 रुपये है, तो 10 रुपये हमने खरीदार से यानी बायर से सेलर ने लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, बायर रिफ्यूज रिमेनिंग आयरन डिलीवरी, बाकी की बची हुई आयरन की डिलीवरी बायर अगर मना कर दे तो सेलर को पूरा प्राइस रिकवर करना पड़ेगा। ये केस है दुनलूप वर्सेस गरोट का। नाउ वी विल डीपली स्टडी दिस चैप्टर। मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। According to Section 45 of Sales of Goods Act, a seller is called an unpaid seller in the following situations. एक सेलर को हम अनपेड सेलर उस कंडीशंस में कहेंगे जब होल प्राइस इज नॉट पेड, पूरा पैसा प्रोडक्ट का नहीं दिया, या फिर जो टेंडर हुआ था वो प्राइस पे नहीं हुआ। मीन द बायर हैज़ नॉट पेड द फुल प्राइस ऑफ गुड, गुड का पूरा प्राइस जब नहीं पे किया जाता। एग्जाम्पल है, ए सोल्ड, ए ने 50,000 के गुड्स दिए बी को, उसने बेचे से, बी ने उसको 30,000 दिए। यहाँ पर ए जो है वो एक अनपेड सेलर बन चुका है क्योंकि फुल पेमेंट नहीं हुई है। दूसरा है कंडीशनल पेमेंट फेल्स। अब कंडीशनल पेमेंट फेल्स का मतलब है व्हेन अ सेलर रिसीव्स चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये कंडीशंस उसे मिली हैं कि इन चीज़ों से आप पैसे ले सकते हो, बट इट गेट्स डिसऑनर्ड। लेकिन जब वो बैंक के पास गया तो ये सारी चीज़ें डिसऑनर्ड हो गई। एग्जाम्पल है,
बी ने परचेज करे गुड्स ए से, यानी ए ने बी को गुड्स सेल करे, और फिर बी ने चेक दिया उसे 20,000 का, 20,000 का दिया चेक, चेक हो गया बाउंस क्योंकि बैलेंस इनसफिशिएंट था, जिस वजह से अब जो ए है वो क्या हो गया, एक अनपेड सेलर। आपको ऐसे हर जगह पर ना एग्जाम्पल्स देते हुए जाना है। पर्सन्स हु कैन एक्सरसाइज राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो एक अनपेड सेलर का राइट निभा सकते हैं? ओनली नॉट ओनली एक्चुअल सेलर्स बट एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ सेलर कैन यूज दिस राइट्स। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नॉट ओनली एक्चुअल सेलर्स, वी कैन कंसिडर बेली, कंसाइनर, एजेंट, हम इन चीज़ों को भी अनपेड सेलर बोल सकते हैं, वो भी अनपेड सेलर के राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। पोजीशन ऑफ सेलर, बेसिकली जो पोजीशन ऑफ सेलर पर आते हैं। अब इन पोजीशन में क्या क्या आता है? एक तो सेलर का एजेंट, एजेंट सेलिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने एक एजेंट हायर करा हुआ है, सेलिंग एजेंट, वो क्या होगा, कंपनी का सेलर्स एजेंट। पर्सन होल्डिंग बिल ऑफ लीडिंग, अब एक इंसान है जिसके पास बिल ऑफ लीडिंग है, मीन्स जो शिप में आएंगे गुड्स, जब वो पोर्ट में आएंगे तो उसका एक डॉक्यूमेंट उसके पास है, बिल ऑफ लीडिंग, जिसके प्रूफ से वो गुड्स उसे ही मिलेंगे। अ पर्सन हैविंग लीगल कंट्रोल डॉक्यूमेंट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग शिपमेंट। कंसाइनर, पर्सन हु सेंड्स गुड्स, वो इंसान जो गुड्स भेजता है वो भी अनपेड सेलर बन सकता है, यानी पोजीशन ऑफ सेलर पे आ सकता है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अब राइट्स ऑफ अनपेड सेलर पे आते हैं। राइट, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, राइट अगेंस्ट गुड्स एंड राइट अगेंस्ट बायर्स। राइट अगेंस्ट गुड्स है राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। राइट अगेंस्ट बायर पर्सनली में है सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर रेपुडिएशन, सूट फॉर इंटरेस्ट। राइट अगेंस्ट गुड्स से स्टार्ट करते हैं कि गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट है। पहला है राइट ऑफ लियन, सेक्शन 47-49। मीनिंग ऑफ लियन, लियन का मतलब है राइट टू रिटेन पोसेशन ऑफ गुड्स अंटिल पेमेंट इज मेड। जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक आपको पोजेशन नहीं मिलेगा, मीन्स पेमेंट इज इक्वल्स टू पोजेशन। इस वजह से हमने गुड्स को रिटेन करके रखा हुआ है। द अनपेड सेलर हु हैज़ पोजेशन ऑफ गुड्स, वो अनपेड सेलर जिसके पास गुड्स की पोजेशन है वो डिलीवरी करने के लिए मना कर सकता है क्योंकि प्राइस पूरा पे नहीं हुआ है। कंडीशंस व्हेन राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड। अब कौन कौन सी कंडीशंस में राइट ऑफ लियन आप एक्सरसाइज कर सकते हो? सेल विदाउट स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, अगर सेल हुई है विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। गुड सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड, यानी आपने कोई स्टिपुलेशन नहीं क्रिएट करी, कोई क्रेडिट पीरियड नहीं बनाया, इस केस में आप लियन को एंजॉय कर सकते हो। एग्जाम्पल है ए सोल्ड्स अ टीवी टू बी, ए जो है वो एक टीवी बी को भेज देता है, इमीडिएट कैश पेमेंट, बी उसे फटाफट से कैश दे देता है। बी फेल्स टू पे, अब बी जो है वो पैसे दे नहीं पाया। बात तो यही हुई थी कि बी उसे फटाफट से पैसे दे देगा, लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए। अब ए क्या कर सकता है? ए उसके टीवी को रिटेन करके रख सकता है, क्योंकि ऐसे कभी बात ही नहीं हुई थी कि इतने टाइम के लिए पैसे हैं या वैसे हैं। बात तो इमीडिएट की हुई थी ना, जनरली तो यही माना जाता है ना कि हम इमीडिएट कैश पेमेंट मांग रहे थे। दूसरा है क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड, जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो जाता है, एक तो जब क्रेडिट पीरियड डिसाइड नहीं होता, या फिर जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो जाता है, मीन्स टाइम से ज़्यादा टाइम लग जाता है, जब पैसे ही नहीं मिलते। ए सोल्ड गुड्स ऑन 30 डेज क्रेडिट, ए ने 30 दिनों के क्रेडिट पे बेचा एंड 30 दिनों के बाद बी तब भी नहीं दे पाया, तो बी लियन एक्सेस कर लेगा, उसके गुड्स की पोजेशन अपने पास रख लेगा। बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, लियन तब भी हम कर सकते हैं जब बायर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है। ज़्यादातर जो इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट है ना, ये जो हमने करा था ना कि गुड्स इन ट्रांजिट, वहाँ पर ही ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहाँ पे भी हम लियन कर सकते हैं अगर बायर जो है अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएगा। मान लो ए ने गुड्स भेजे बी को क्रेडिट के ऊपर, बिफोर पेमेंट करने से पहले जो बी है वो बैंकरप्ट हो गया, अब ए जो है वो गुड्स को अपने पास रख लेगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राइट ऑफ लियन, अब राइट ऑफ लियन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एग्जिस्ट ओनली फॉर प्राइस, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस के लिए होता है, उसके अलावा और कोई भी डैमेजेस यहाँ क्लेम्स के लिए नहीं होता, ना ही इंटरेस्ट के लिए होता है। पार्ट पेमेंट डजेंट एंड लियन, अगर आप पार्ट पेमेंट करते हो ना तो वो लियन को ख़त्म नहीं करता। मीन्स अगर 1 लाख है, बायर ने 60,000 पे करा है, सेलर तब भी गुड्स को रिटेन कर सकता है। यहाँ पे पार्ट पेमेंट से भी लियन हो जाती है।
सेलर में एक्सरसाइज लियन एज अ बेली और एजेंट, ये एक सेलर की पोजीशन पे आके भी काम कर सकता है, जैसे कि बायर आस्क सेलर टू स्टोर गुड्स टेम्परेरीली आफ्टर सेल, बट देयर आफ्टर सेलर स्टिल पोजेसेस द गुड्स बिकॉज पेमेंट वॉज नॉट मेड, पेमेंट पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से सेलर ने उसके गुड्स को पोजेस कर लिया एज अ बेली, उसको तो जस्ट टेम्परेरी रखने के लिए उसने दिए थे। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अगर पार्ट डिलीवरी होती है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। अगर तो सेलर गुड्स डिलीवर करता है, जितने बाकी रिमेनिंग होते हैं ना वो उनको रिटेन करके रख सकता है। ही कैन स्टिल रिटेन रिमेनिंग गुड्स अनलेस सर्कमस्टेंसेस शो इंटेंशन टू वेव लियन, अगर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि आपने लियन के बेनिफिट को वेव कर दिया हो, जैसे आउट ऑफ 100 बैग्स सेलर डिलीवर 20 बैग्स, रिमेनिंग 80 बैग्स स्टिल कैन बी रिटेन्ड। लॉस ऑफ राइट ऑफ लियन, अब राइट ऑफ लियन कब आप छोड़ सकते हो, मीन्स कब आपके हाथों में नहीं होता, आप कब लियन की एक्सेस नहीं कर सकते। बाय डिलीवरी टू कैरियर, जब आप कैरियर को डिलीवरी कर देते हो, व्हेन सेलर डिलीवर गुड्स टू ट्रांसपोर्ट और कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू बायर विदाउट रिजर्विंग ओनरशिप राइट्स, जिसमें वो अपने ओनरशिप राइट्स को रिजर्व नहीं कर पाता, यहाँ पे लियन एंड हो जाता है। हमारे पास केस है वेल्पी वर्सेस गिब्सन का, आपको इनका नेम नोट डाउन करना है, अभी इसका हम केस भी डिस्कस करेंगे, द केसेस ऑफ वेल्पी वर्सेस गिब्सन। फैक्ट्स हैं, सेलर डिलीवर्ड गुड्स टू बायर्स शिपिंग एजेंट, सेलर ने बायर के शिपिंग एजेंट को गुड्स भेज दिए, बायर लेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट। डिसीजन क्या हुआ, सेलर ने क्या करा, बायर के शिपिंग एजेंट को गुड्स भेज दिए, हमारा बायर हो गया इंसॉल्वेंट। कोर्ट हेल्ड सेलर लॉस लियन वंस गुड्स वर हैंडेड टू शिपिंग एजेंट, जैसे ही उसने शिपिंग एजेंट को गुड्स दे दिए थे उसके हाथ से लियन निकल गई थी, वेव हो गई थी। प्रिंसिपल है वंस लियन इज लॉफुली लॉस्ट इट कांट बी रिवाइव, ये कभी वापस मुड़ के रिवाइव नहीं कर सकती। बाय डिलीवरी टू बायर, व्हेन बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन, जब बायर या फिर उसका एजेंट बहुत लॉफुली पोजेशन लेते हैं तब भी आप लियन एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल है बायर टेक्स डिलीवरी फ्रॉम वेयर हाउस, बायर ने वेयर हाउस से अपने गुड्स की डिलीवरी ले ली, सेलर यहाँ पर अपने लियन को लॉस्ट कर देता है क्योंकि उसने एक लॉफुल वे से अपने गुड्स की पोजेशन ली है। पोजेशन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर तो फ्रॉड से ली होगी तब लियन नहीं लॉस्ट होगी। बाय वेवर, कई बार वो खुद ही वेव कर देता है, सेलर खुद ही वॉलंटरली गिव अप कर देता है अपने लियन को। एक होती है एक्सप्रेस वेवर, एक्सप्रेस वेवर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली स्टेट सेलर कांट रिटेन गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट में या तो आप ऑरली या तो आप वर्बली बोल के या फिर लिख के बता रहे हो कि हम गुड्स को रिटेन नहीं कर सकते, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ नहीं है। एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट सेज गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड इवन इफ पेमेंट इज पेंडिंग, गुड्स तब भी डिलीवर होंगे अगर पेमेंट पेंडिंग है, जब एक बार डिलीवर हो गए ओनरशिप ट्रांसफर होगी तब आप क्लियर नहीं कर सकते। इम्प्लाइड वेवर में क्या होता है, वेवर इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट, सिचुएशन देखो, सेल ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा, फ्रेश क्रेडिट ग्रांटेड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेड, बाय टेंडर ऑफ प्राइस। सो ये जो चीज़ें हमने करी है ना कि जब क्रेडिट पे भेजते हैं या भी ताज़ा उधार दिया होता है या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में हम ये सोच सकते हैं कि जो लियन है ना वो अपने आप हमने वेव कर दी है क्योंकि हम उन्हें कुछ टाइम दे रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी अपना पीरियड होता है और क्रेडिट सेल का भी अपना एक पीरियड होता है कि हम कितनी देर के लिए क्रेडिट सेल पे दे रहे हैं। बाय टेंडर ऑफ प्राइस, इफ़ बायर ऑफर्स फुल पेमेंट, अगर बायर फुल पेमेंट ऑफर करता है सेलर मस्ट डिलीवर गुड्स, लियन तब भी नहीं की जाएगी अगर बायर सारे पैसे देने को तैयार हो जाएगा और सेलर सारे गुड्स डिलीवर कर देगा। एग्जाम्पल देखो, बायर्स कम विद फुल कैश पेमेंट, बायर आया पूरे पैसे लेकर, सेलर कांट कंटिन्यू लियन, इस केस में सेलर उसके गुड्स के साथ लियन एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब अपने पास पोजेशन नहीं रख सकता। वन लियन इज लॉस्ट इट डजंट रिवाइव लेटर, जब एक बार खो जाती है वो वापस नहीं आती। राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, तो ये तो हमने करा था अगेंस्ट द गुड्स का पहला पॉइंट, दैट वाज राइट ऑफ लियन, जिसमें हमने इफेक्ट्स ऑफ पार्ट डिलीवरी, लॉस ऑफ लियन बाय डिलीवरी टू कैरियर, कैसे हमने देखा कि कैसे लियन का हम लॉस होता है, जैसे कि कैरियर को डिलीवरी करती हो या फिर बायर को डिलीवरी कर दी या फिर वेवर के द्वारा या फिर टेंडर ऑफ प्राइस की वजह से। अब हम देखेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब है व्हेन अनपेड सेलर हैज़ ऑलरेडी सेंट गुड्स थ्रू कैरियर, जब अनपेड सेलर ने गुड्स को भेजा था कैरियर के थ्रू बट बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर कैन स्टॉप गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ट्रांजिट के दौरान वो किसी भी पॉइंट पे गुड्स को रोक सकता है एंड पोजेशन को
रीगेन कर सकता है, ही कैन रीगेन द पोजेशन ऑफ गुड्स। एसेंशियल कंडीशंस क्या है? सेलर मस्ट बी अनपेड, जो सेलर है उसको पैसे नहीं मिले होने चाहिए बिल्कुल भी। प्रॉपर्टी मस्ट हैव बीन पास्ड टू बायर, जिसका मतलब है कि बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। इस केस में ओनरशिप होती है बायर के पास, और बायर हमारा इंसॉल्वेंट होना चाहिए, गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए। करियर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ना वो बायर साइड का होना चाहिए ना वो सेलर साइड का होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, अब ट्रांजिट की क्या ड्यूरेशन है? ट्रांजिट कंटिन्यूज अंटिल गुड रीचेस बायर, ट्रांजिट तब तक चलती रहती है जब तक गुड बायर तक नहीं पहुंच जाता। व्हेन ट्रांजिट एंड, जब ट्रांजिट खत्म हो जाती है, मीन जब वो बायर के पास पहुंच जाती है, बायर और एजेंट टेक्स द डिलीवरी। एग्जाम्पल, बायर रिसीव्स गुड्स एट वेयर हाउस। कैरियर एक्नॉलेजेस गुड्स हेल्ड ऑन बायर्स बिहाफ, जो करियर है वो एक्नॉलेज करता है उन गुड्स को बायर के बिहाफ के ऊपर। करियर नाउ एक्ट्स एज बायर्स कस्टोडियन, मीन्स वो बायर के गुड्स की कस्टडी अपने पास रख रहा है, उनकी संभाल कर रहा है। पार्ट डिलीवरी मेड इंटेंडिंग होल डिलीवरी, कई बार पार्ट डिलीवरी भी हो जाती है जो ये इंटेंशन के साथ होती है कि हमने पूरी डिलीवरी करनी है। 20 बैग्स डिलीवर्ड एज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट डिलीवरी ऑफ 100 बैग्स। ट्रांजिट कंसिडर्ड एंडेड फॉर ऑल गुड, इट मीन्स कि अगर 20 बैग्स आ गए हैं तो हम सभी बैग्स की ट्रांजिट को एक तरीके से अपने दिमाग में ख़त्म ही समझेंगे। कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेज डिलीवरी, जब कैरियर कहता है कि मैं डिलीवरी नहीं करूँगा, चाहे बाय चांस वो गलती से ही उससे हो जाता है ये चीज़। ये हमने पॉइंट्स पढ़े कि किस तरीके से किन किन केसेस में जो हमारा सेलर है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को नहीं एक्सरसाइज कर सकता। क्लियर? हाउ राइट इज एक्सरसाइज, अब देखते हैं राइट एक्सरसाइज कैसे होता है। बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन, जब हम एक्चुअल पोजेशन ले लेते हैं, जब सेलर फिजिकली गुड्स को वापस ले लेता है, तब हम इसको एक्सरसाइज करना समझते हैं। बाय गिविंग नोटिस टू कैरियर, सेलर इंस्ट्रक्ट्स कैरियर नॉट टू डिलीवर गुड्स, जब सेलर इंस्ट्रक्ट करता है कैरियर को कि तुम गुड्स डिलीवर मत करो, चाहे वो उस एक्चुअल कैरियर को भेज देता है नोटिस, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफिस को भेज देता है। इस केसेस में वो अपने गुड्स इन ट्रांजिट को रुकवा देता है। अब लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में कुछ डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि सेलर के पास ऑलरेडी गुड्स होते हैं, बस वो रोक के रखता है, वापस नहीं देता है, एक बारी के लिए भी नहीं देता क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले होते। और स्टॉपेज में क्या होता है, एक बारी वो भेज देता है गुड्स, फिर वो वापस बुलाता है, यानी रीगेन करता है। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बस थोड़ी बहुत भी अगर पैसे नहीं दिए तब भी हम नहीं देते हैं, वहाँ पे इंसॉल्वेंसी ज़रूरी है। इसमें हम पोजेशन को रिटेन करते हैं, वहाँ पे पोजेशन को रिकवर करते हैं। ये सेलर पर्सनली एक्सरसाइज करता है हमारा लियन वाला, और ये थ्रू कैरियर के थ्रू होता है कि मीन्स हम कैरियर को बोलते हैं कि तुम बस करो, तुम मत करवाओ। अब हम देखते हैं राइट ऑफ रीसेल। तीसरा पॉइंट है राइट ऑफ रीसेल, सेक्शन 54 सॉरी। सेलर रीसेल्स गुड्स आफ्टर एक्सरसाइजिंग लियन और स्टॉपेज, जब लियन हो जाता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो जाता है, तब वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। सर्कमस्टांसेस व्हेन रीसेल इज अलाउड, एक तो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे खाने पीने का सामान, या फिर जब हमने बायर को नोटिस दिया होता है। सेलर इन्फॉर्म्स बायर अबाउट इंटेंशन टू रीसेल, जब सेलर बायर को इस इंटेंशन से नोटिस भेजता है कि ये जो आप रिफ्यूज़ कर रहे हो या फिर ये जो आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो ये वाले गुड्स मैं रीसेल कर दूंगा। इफ़ बायर स्टिल फेल्स टू पे विद रीजनेबल टाइम, सेलर में रीसेल इट, तब वो रीसेल कर सकता है। मीन्स नोटिस देना ज़रूरी है बायर को, फर्स्ट बायर को। राइट एक्सप्रेसली रिजर्व्ड, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ गिव्स सेलर राइट्स ऑफ रीसेल, कॉन्ट्रैक्ट में ना सेलर के कुछ राइट्स होते हैं रीसेल के साथ रिलेटेड। नो नोटिस नीडेड, अगर वो चीज़ है एक्सप्रेसली रिजर्व्ड है तो नोटिस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या इफेक्ट्स होते हैं रीसेल के? रीसेल आफ्टर नोटिस, जब नोटिस के बाद आप देखते हो, रीसेल कैन रिकवर लॉस, मीन्स अगर सेलर कैन रिकवर लॉस, अगर आप नोटिस देने के बाद रीसेल करते हो ना तो सेलर को फ़ायदा होगा। मीन्स ना ही उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा फर्स्ट पार्टनर को, और वो लॉस भी उससे रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन आप नोटिस अगर नहीं देते तो जो वो बायर जिसने रिफ्यूज़ करा उसको प्रॉफिट जाएगा, लेकिन उससे आप लॉस नहीं ले सकते। एग्जाम्पल है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था हमारे पास 50,000 का और रीसेल प्राइस हमारा हुआ 40,000। मीन्स पहले से हमने बात करी थी, उससे बात करी थी ए से कि वो 50,000 में लेगा, ए तो माना नहीं, फिर हमने एक्स को दे दिया 40,000 का, हमें 10,000 का लॉस हुआ। ये 10,000 का लॉस हमें ए देगा क्योंकि हमने उसे नोटिस देके ये बात कही थी। दूसरे केस में अलग सी एग्जाम्पल होगी। राइट ऑफ न्यू बायर, जो न्यू बायर है उसकी हमेशा गुड टाइटल ही रहेगा दोनों ही नोटिस में, चाहे वो नोटिस दें चाहे फिर नोटिस ना दे हमारा सेलर फर्स्ट बायर को। अब हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट बायर पर्सनली, जिसका पहला पॉइंट है सूट फॉर प्राइस। सेक्शन 55 कहता है सेलर में स्यू बायर फॉर प्राइस इन टू सिचुएशन, जो सेलर है
वो बायर के ऊपर केस कर सकता है दो सिचुएशंस में प्राइस के साथ रिलेटेड। या तो जब प्रॉपर्टी पास हुई है बायर को, यानी बायर को हमने ओनरशिप दी है, जब हमने आपको ओनरशिप ही दे दी तो आपका भी तो फर्ज बनता है हमने पैसे देना। एग्जाम्पल है ए सोल्ड मशीन्स टू बी, ए ने मशीन दी बी को, बी रिफ्यूज्ड पेमेंट, उसने उसको नहीं पैसे दिए। ए में स्यू फॉर प्राइस, अब ए इसके ऊपर केस कर सकता है कि मेरे को पैसे दो। प्राइस पेबल ऑन फिक्स्ड डे, इवन इफ ओनरशिप नॉट पास्ड, अगर ओनरशिप नहीं भी दी है, सेलर में स्यू इफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड पेमेंट डेट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की फिक्स्ड पेमेंट डेट है, मान लो ए और बी में मशीन ही वही वाली एग्जांपल ले लो, और ये पैसा देना है 30 नवंबर को, तो यहाँ पर जब 30 नवंबर की तारीख आएगी ना, अगर तब पैसा नहीं मिलेगा तब वो इसके ऊपर केस कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट ड्यू ऑन 1 जून इरिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, बायर फेल्स टू पे, अगर डिलीवरी हो चाहे ना हो लेकिन आपको पैसे 1 जून को देने पड़ेंगे, बायर ने पैसे नहीं दिए तो सेलर उसके ऊपर केस कर सकता है। सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस मीन्स नॉन एक्सेप्टेंस हुई है, व्हेन बायर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गुड, जब बायर कहता है मैं आपके गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो रिफ्यूज़ कर देता है। एग्जांपल मान लो सेलर सेंड गुड्स अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स भेजे, बायर रिफ्यूजेस डिलीवरी, बायर ने डिलीवरी करने से मना कर दिया। सेलर में क्लेम डैमेजेस, जो भी उसे डैमेजेस उसने फेस करे वो सभी मांग सकता है। सूट फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है रिफ्यूज़ल टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हम परफॉर्म करने से मना कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही करने से मना कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले, बिफोर द ड्यू डेट। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि नॉन एक्सेप्टेंस, कि हम गुड्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे, इस केस में हम देख रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ही मना कर रहे हैं, जो हमारे बीच में बात हुई थी उससे ही हम पीछे हट रहे हैं। सेलर हैज़ 2 ऑप्शंस, ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज कंटिन्यू, जब तक डेट नहीं आती तब तक उसका इंतजार करे और फिर उसके ऊपर केस फाइल करे जो भी होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म समझे और इसके लिए डैमेजेस को अप्लाई कर दें। दोनों की एग्जांपल आप रीड आउट कर सकते हो। सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए सूट, नॉर्मली इंटरेस्ट ना क्लेम नहीं किया जाता, सिर्फ तभी क्लेम किया जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट के बारे में बताया होगा, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स होगी। सेलर गिव्स नोटिस, जब सेलर नोटिस देता है कि मुझे आपसे इंटरेस्ट चाहिए। अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जैसे कि सेल ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन 6 मंथ क्रेडिट। सेल ऑन क्रेडिट की एग्जांपल है कि गुड्स हमने 6 महीने के उधार पे बेचे, सेलर स्यू नहीं कर सकता जब तक क्रेडिट पीरियड ख़त्म ना हो। फिर दूसरी एग्जांपल है FOB कॉन्ट्रैक्ट। FOB कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब जो सेलर है वो गुड्स को शिप में चढ़ा देता है और अपने बायर के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देता है गुड्स के साथ रिलेटेड, चाहे वो रिस्क हो, चाहे अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, और जब जो वो गुड्स है वो हमारे बायर के पोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं तो हमारे बायर को शिप को नॉमिनेट करना पड़ता है। ये FOB बेसिस होता है सारा। बेसिकली जब बायर नॉमिनेट नहीं कर पाता शिप को तो सेलर उससे डैमेजेस क्लेम करेगा कि हाँ भाई मैंने आपको गुड्स भेजे, आपने लिए नहीं, ये वो। वही यहाँ पर लिखा हुआ है FOB की फुल फॉर्म फ्री ऑन बोर्ड, सेलर्स ड्यूटी एंड्स व्हेन गुड्स लोडेड ऑन शिप एंड बायर अरेंजेस द शिप। एग्जांपल है CIF कॉन्ट्रैक्ट। CIF हमें पता है इंश्योरेंस, फ्रेट एंड कॉस्ट। सो बायर जो है जब वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को रिफ्यूज़ कर देता है कि मुझे ये शिपिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने, तो जो सेलर है वो उसे सारे डैमेजेस मांग सकता है। ये यहाँ पर कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट चार्जेस वही मीनिंग बताया हुआ है। तो एग्जांपल 4 है सेल ऑफ शेयर्स। डैमेजेस का यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस ऑन डिलीवरी डेट। यूजुअली अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में हमने डैमेजेस का फॉर्मूला करा था मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कितना मार्केट प्राइस हो गया, कितना कॉन्ट्रैक्ट में हमने तय करा था। ये हम ना बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि मार्केट में प्राइस की फ्लक्चुएशन से हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बात करें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर को बेनिफिट तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ज़्यादा मिलेगा ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है दनलूप वर्सेस गरोट की। इस एग्जांपल में बायर रिफ्यूज रिमेनिंग आयरन डिलीवरी, बायर ने रिमेनिंग आयरन डिलीवरी को लेने से मना कर दिया। कोर्ट अलाउड सेलर टू रिकवर होल प्राइस। कोर्ट कहता है कि आप पूरा प्राइस ले सकते हो क्योंकि आपने एक तरीके से उनको ओनरशिप ट्रांसफ़र करी थी। कंक्लूजन ये है द लॉ गिव्स इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस टू एन अनपेड सेलर। एक अनपेड सेलर को बहुत सारी प्रोटेक्शंस देता है ये लॉ हमारा, जैसे कि लियन हो गया, स्टॉपेज इन
ट्रांजिट हो गया, रीसेल के बेनिफिट मिल गया, पर्सनल रेमेडीज़ अगेंस्ट बायर्स, बायर के अगेंस्ट पर्सनल रेमेडीज़ भी हमारे पास है, जैसे हम उससे इंटरेस्ट मांग सकते हैं रेपुडिएशन के लिए या फिर प्राइस के लिए, डैमेजेस के लिए. दीज राइट्स इंश्योर सेलर डजेंट सफ़र एनी अनफेयर लॉस ड्यू टू बायर्स नॉन पेमेंट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये सारे राइट्स ये इंश्योर करते हैं जो सेलर है वो कोई भी अनफेयर लॉस ना सफ़र करे किसकी वजह से, बायर की नॉन पेमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.